रशिया यूक्रेन के बीच में लगातार ये कॉन्फ्लिक्ट देखते-देखते एक अरसा हो चुका है। आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या इसका फुल स्टॉप लगेगा या अभी और कुछ देखना बाकी है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये डिक्लेयर करना चाहूँगा कि वर्ल्ड वॉर 3 के आसार बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ट्रम्प के स्टेटमेंट्स का क्या असर दिखाई देता है? तो ये गठबंधन मुझे लग रहा है कि इट इज़ हियर टू स्टे। क्या दिखाई देता है? 2025 जितना ज़्यादा रुला के गया है, क्या 2026 के आसार भी ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं? में एक कॉमन मैन को ज़रूर फ़ायदा होगा, बट इवेंचुअली जैसे मैंने कहा कि 2026 का जो साल है भावना, वो नंबर 1, 2, 4 और 7 बिहार इलेक्शंस में किसकी सरकार बनती हुई नजर आती है आपको? जो नीतीश कुमार जी की जेडीयू बीजेपी उनकी जो गठबंधन की सरकार है, इस बार उनको स्टेप डाउन करना पड़े। प्रशांत किशोर मुझे लगता है कि बहुत ही छुपे रुस्तम है। थामा की बात कर लेते हैं। इस जरूर। मूवी को लेकर के आप क्या प्रेडिक्शंस रहेंगे आपकी? हालांकि वो लोग ने ऑफिशियली डेट डिक्लेयर नहीं करी है, बट 99% फिल्म 21 अक्टूबर 2025 दिवाली के एक दिन बाद। Hello and welcome to TOI Mantra. I'm your host Bhavna Sharma, and today we have a very special guest with us from Mumbai. So he's an astrologer and numerologist, Bhavik Sanghvi. Bhavik, a very warm welcome. थैंक यू सो मच भावना। इट्स सच अ वंडरफुल कि मैं आपके साथ और टाइम्स मंत्रा के साथ मैं काफी कुछ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के प्रेडिक्शंस करने वाला हूँ, तो इट्स रियली माय ऑनर। थैंक यू सो मच। सो जैसे कि भाविक ने ऑलरेडी रिवील कर दिया है कि आज वो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शंस करने वाले हैं। आप जानते ही हैं कि बिहार इलेक्शंस बिल्कुल आने ही वाले हैं ऑन इट्स पीक। डेट्स बिल्कुल। अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन हम बिहार इलेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं अपकमिंग मूवीज के बारे में, क्योंकि भाविक अपकमिंग मूवीज को लेकर के कई सारे रिव्यूज देते हैं। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। साथ ही में रशिया यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लंबे समय से, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा कर रहा है। इन सभी चीजों को जानने के लिए स्टे ट्यून विद अस। स्वाभाविक मेरा पहला सवाल, रशिया यूक्रेन के बीच में लगातार ये कॉन्फ्लिक्ट देखते देखते एक अरसा हो चुका है। आपके यस। हिसाब से क्या लगता है, क्या इसका फुल स्टॉप लगेगा या अभी और कुछ देखना बाकी है? भावना, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तकरीबन 3.5 साल से यूक्रेन और रूस के बीच में जिस तरह से वॉर खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा है। काफी हम्म। कुछ कंट्रीज हमने देखा कि यूएस वगैरह पीस मेकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम्म। आज की तारीख में अगर आप मुझे पूछे तो 23 सितंबर 2025 अगर हम मोटा मोटा देखें तो आने वाले 15-20 दिन इतने भारी है काफी देश दुनिया के ग्रह को लेकर, कि अगर ये मसला 23 सितंबर 2025, आई रिपीट, अगर तब तक मसला सॉल्व नहीं होता है, तो डेफिनेटली मैं आपके चैनल के माध्यम से ये डिक्लेयर करना चाहूंगा कि वर्ल्ड वॉर 3 के आसार बहुत ज्यादा लग रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स, जैसे हर वर्ल्ड वॉर में हमने देखा है कि इट इज गोइंग टू क्रिएट मास डिस्ट्रक्शन। जिस तरह से रूस ने यूरोप को धमकी दी है कि हम आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे, इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी तनाव बढ़ सकता है। एंड काफी कुछ ग्लोबल तरीके से अगर देखा जाए तो उतार चढ़ाव बहुत जबरदस्त लेवल पे हो सकते हैं। हम्म। दैट्स अ बिग स्टेटमेंट भाविक, लेकिन अगर हम यूएस की बात करें, ट्रम्प बहुत सारे स्टेटमेंट्स लगातार दे रहे हैं। क्या इसका कुछ असर दिखाई देता है? क्योंकि चाइना, रशिया और इंडिया में भी कहीं ना कहीं पे अभी समझौते या कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो आपसी मतभेद को खत्म कर रही हैं। यूएस के यानी ट्रम्प के स्टेटमेंट्स का क्या असर दिखाई देता है? मुझे लग रहा है कि ट्रम्प अपना एक इमेज जो है खराब कर रहे हैं। ये साल की अगर मैं बात करूं ना भावना, जनरली भी 2025 जो नंबर 9 मार्च से मंगल से जुड़ा हुआ है, ये हम्म। जो कंट्रीज या सिटीज जिनकी न्यूमरोलॉजी टोटल 3, 6 या 9 के ऊपर एडअप हो रही है, उनके हम्म। लिए
काफी अच्छा है। हालांकि हमने इन 8-9 महीने में काफी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रक्शन देखे हैं, साइक्लोन्स देखे हैं, स्टॉर्म्स देखे हैं, फ्लड्स देखे हैं, अर्थक्वेक्स देखे हैं, क्योंकि नंबर 9 मार्स डिस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ प्लेनेट है। ये चीज हमने 2024 में ही डिक्लेयर कर दी थी कि 2025 में काफी कुछ नेचुरल डिजास्टर्स होने वाले हैं, जो अब तक हमने देखा 8-9 महीने में हो भी चुके हैं। तो ये 3, 6 और 9 जो कंट्रीज है, जैसे इंडिया है वो 3 नंबर के ऊपर एडअप हो रहा है। अगर मैं भारत देखूं तो वो भी 6 नंबर के ऊपर एडअप हो रहा है। चीन जो है यानी कि चाइना, वो नंबर 6 के ऊपर एडअप हो रहा है। तो ये गठबंधन मुझे लग रहा है कि इट इज हियर टू स्टे। एंड 2025 जो साल है, जनरली अगर हम लोगों की बात करें या शहरों या कंट्रीज की भी बात करें, तो 1, 4 एंड 5 नंबर के ऊपर जो जो कंट्रीज या सिटीज या लोग भी जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 4 एंड 5 है, उनके लिए भारी साबित हो रहा है। ट्रम्प भले ही जीत गए हो इलेक्शंस, मगर हमने देखा है कि उनके जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स है वो बहुत ज्यादा उनकी भी कंट्री को नुकसान की तरफ लेके ऑलरेडी जा रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वाइब्रेशन नंबर 5 के ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है कि बस उनको कोई सद्बुद्धि दे डोनाल्ड ट्रंप को, बिकॉज वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एंड 2025 में एक ओवरऑल जो परसेप्शन है यूएस को लेकर के, दे आर सुपर पावर्स, और वो अपना दुनिया का पूरा रिमोट कंट्रोल उनके पास है, ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं फिसल जा रहा है। एंड चाइना कैन बी द नेक्स्ट सुपर पावर। So that's I think that's a big statement that you're giving, क्योंकि कहीं ना कहीं पे चाइना सुपर पावर बनेगा। और इंडिया के क्या आसार दिखाई देते हैं अगर डाउन द लाइन 5 years में देखूं, तो इंडिया का क्या यहाँ पे पोजीशन दिखाई देती है आपको? सी चाइना, हमने एक चीज हमेशा देखी हुई है, वो किसी का सगा नहीं है। वो पाकिस्तान से भी दोस्ती रखते हैं, वो बांग्लादेश से भी दोस्ती रखते हैं, इंडिया से भी। हमने देखा कि उनका आरआईसी, जो रशिया, इंडिया और चाइना के बीच में जो ब्रिक्स के जो आरआईसी है, वो काफी दोस्ती बढ़ा रहे हैं। बट देन चाइना कैन नॉट बी ट्रस्टेड। हमने देख भी लिया है कि बॉर्डर पे भी वो लोग ने काफी हमको जैसे अपोजिशन ने क्लेम करा है कि काफी जमीन भी वो लोग ऐंठ चुके हैं, लद्दाख की तरफ की जमीन अगर हम देखें तो खास करके। तो डेफिनेटली 2026 की अगर मैं बात करूं तो भारतवर्ष के लिए अच्छा साल नहीं साबित होने वाला है। काफी कुछ प्रॉब्लम्स की सामना करना पड़ेगा इंडिया को। अगर मैं खास करके इंडिया की बात करूं, मुझे वही डर है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वो हमारे खिलाफ कोई और बड़ी साजिश ना करे। ऑपरेशन सिंदूर में हमने उनको एक चकमा दे ही दिया है, बट देन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो लोग भी टाइम ले रहे हैं। 2 कदम पीछे जरूर हट गए हैं, बट चीन या बांग्लादेश या और कोई पड़ोसी देश के साथ, अमेरिका के साथ मिलकर वो भारत पे कोई बहुत बड़ा हमला ना कर दे। भावना, ये बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि 2026 में हमारी जो रूलिंग पार्टी है, जो बीजेपी सरकार है, उनको काफी कुछ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, वरना 2026 में इंडिया के सीने में कोई खंजर ना भोंक दे। अच्छा, तो 2026 की बात कर लेते हैं भाविक, क्योंकि आपने ऑलरेडी जिक्र तो कर ही दिया है 2026 का। 2025 हालांकि बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ रहा। इधर हम नेचुरल कैलामिटीज की बात करें या वॉर्स की बात करें, कई सारी वॉर्स भी हमने देखी। लेकिन यहाँ पे अगर 2026 की बात करें, इंडिया के एस्पेक्ट से अगर देखा जाए, क्या दिखाई देता है? 2025 जितना ज्यादा रुला के गया है, क्या 2026 के आसार भी ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं? या फिलहाल देखिए, हमने अभी बहुत ही रिसेंटली देखा है कि हमारे सरकार ने जीएसटी कम कर दिया है। तो अगर हम डेली अगर अपनी यूटिलिटीज की बात करें तो काफी कुछ ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ ही गया है। एंड आने वाले जो अच्छे दिन है, दिवाली है, नवरात्र है और सारे पर्व है, उसमें एक कॉमन मैन को जरूर फायदा होगा। बट इवेंचुअली, जैसे मैंने कहा कि 2026 का जो साल है भावना, वो नंबर 1, 2, 4 और 7 इन देशों के लिए या इन कंट्रीज के लिए या सिटीज के लिए अच्छा साबित होने वाला है। और जहां जहां 3 नंबर और 9 नंबर का एडिशन होगा, 2026 की बात कर रहे हैं, 3 नंबर और 9 नंबर के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। अगेन, जैसे हमने बात करी कि इंडिया नंबर 3 के ऊपर एडअप हो रहा है, मोदी सरकार या हमारी जो रूलिंग पार्टी है वो कितनी भी कोशिश करे ईमानदारी से,
बट 2026 में ऐसे कोई हादसे ना हो जाए जिसकी वजह से हमको अगेन थोड़ा सेटबैक का सामना करना पड़े। मैं बस बार बार वही रिपीट करना चाहूंगा कि 2026 में हमारी जो मौजूदा सरकार है उनको हम्म। कोई भी ढील नहीं बरतनी है। बिकॉज नजर हटी और दुर्घटना घटी जैसे हम कहते हैं। तो अच्छा। 2026 अगर भारतवर्ष निकाल लेता है तो आने हाँ। वाले अगर साल की, अगर आपने मुझे पूछा कि 5 वर्ष क्या लग रहा है, हम्म। 2027 2028 तो इंडिया के लिए ऐसा लग रहा है कि गोल्डन ईयर साबित हो सकता है। ओके। 2029 की बात करें तो ऑफ कोर्स वापस कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एंड बट फिर भी 2029 में जब लोकसभा इलेक्शन रहेंगे, मुझे नहीं हम्म। लगता है कि कोई अपोजिशन पार्टी फिर से पावर में आ पाएगी। वापस चौथी बार लगता है बीजेपी सरकार या मोदी सरकार का ही डंका बजने वाला है। हाँ, जरूर है कि शायद मोदी जी खुद शायद रिटायरमेंट ले ले, उनकी एज का भी एक सर्टन रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। हो सकता हम्म। है कि अपनी देश की बागडोर अमित शाह के पास आ जाए, या योगी आदित्यनाथ के पास आ जाए, या नितिन गडकरी के पास आ जाए, देवेंद्र फडणवीस के पास आ जाए, बट बहुत ही हम्म। अच्छे मेजोरिटी के साथ 2029 में लोकसभा इलेक्शंस फिर से बीजेपी ही जीतेगी। दैट्स आई थिंक गुड न्यूज फॉर बीजेपी। लेकिन अगर यहाँ पे हम मोदी जी और बात करें अमित शाह की, ये जो डुअलिटी है या ये जो कहीं ना कहीं पे आपस में एक कंपैटिबिलिटी है, ये कहाँ तक दिखाई देती है 2029 के जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, क्या यहाँ तक ये ऐसे ही चलेगा पैरेलली? सी अगर मैं अमित शाह जी की बात करूं तो उनके डेट ऑफ बर्थ 22 अक्टूबर है। एंड जो मोदी जी है उनकी तो सारी दुनिया ही जानती है कि 17 सितंबर है। 4 और 8 का न्यूमरोलॉजी का हिसाब किताब ऐसा है भावना कि अगर चल पड़ा तो दे कैन बी एन एक्सट्रीमली गुड टीम, या तो फिर काफी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और क्वारल्स का भी सामना करना पड़ रहा होगा उनको। आई एम श्योर, आई मीन हर एक चीज मोदी जी का है वो अमित शाह जी जरूरी नहीं है कि वो एक्सेप्ट करे या अग्री करे। बट आज की तारीख में अगर हम 11 वर्ष का पूरा हिसाब किताब निकाले, दे आर अ फॉर्मिडेबल टीम। एंड ये एक्सेप्शनल केसेस में 4 और 8, जैसे मैंने कहा, कि अगर वो लोग अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आगे बढ़ते हैं कोई मिशन को लेकर, तो इट इज एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन। तो मुझे लग रहा है कि यस, ये 11 साल में उनकी जो एसोसिएशन है वो और भी आगे चलेगी। एंड 2029 में मुझे लगता है कि अमित शाह जी, जिसको एक पॉलिटिकल चाणक्य का भी एक नाम दिया गया है, वो पूरे कंट्रोल में आ जाएंगे और देश की बागडोर उनके हाथों में आने के चांसेस मेरे को बहुत ज्यादा लग रहे हैं। यहाँ पे भाविक, अगर हम ऑपोजिशन की बात कर लें, क्योंकि राहुल गांधी ने हाल फिलहाल में बहुत सारी रैलीज की हैं, ना सिर्फ बिहार इलेक्शंस के लिए बल्कि ओवरऑल इनके आने वाले फ्यूचर के लिए, एज अ पॉलिटिशियन क्या लगता है आपको, राहुल गांधी का इस समय पर कुछ पलड़ा भारी दिखाई देता है? देखिए, अगर मैं राहुल गांधी के डेट ऑफ बर्थ की बात करूं भावना, 19 जून, यानी कि ही इज नंबर 1, रूल्ड बाई सन, सूर्य से प्रभावित है। उनकी जो सन साइन है वो जेमिनी है, तो मर्क्यूरी नंबर 5 से प्रभावित है। और उनका डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर हम देखें तो 6 नंबर, यानी कि शुक्र के नंबर के ऊपर वो आ चुके हैं। इनका 55th ईयर खत्म होके 56th ईयर में चल रहे हैं। बट जैसे हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी 55-56 साल के बिल्कुल नहीं लगते हैं, काफी यंग और एनर्जेटिक और फिट है। बस हम्म। मुझे लगता है कि नसीब उनका थोड़ा एक कदम, या रादर कहूंगा कि काफी कुछ कदम पीछे है। कोशिश बड़े ईमानदारी से कर रहे हैं। और जैसे ही हमने कहा कि 2025 जो नंबर 9 का जो वर्ष है, वो नंबर 1, 4 और 5 के लिए काफी मुश्किलात पैदा कर सकता है। एंड राहुल हम्म। गांधी का हमने देखा है कि ये वर्ष 19 जून के हिसाब से ही बिकम्स नंबर 1 इन न्यूमरोलॉजी। तो उन्होंने भी काफी सेटबैक्स और काफी खराब अनुभव देखे हैं। 2026 में जरूर है कि जैसे हमने कहा कि भारतवर्ष के ऊपर कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं, वो थोड़े फॉर्म में आ जाएंगे कि ये क्या कर रही है मौजूदा सरकार, एंड वो थोड़े और स्ट्रांगली अपोज करेंगे। बट फिर भी हम्म। मुझे लगता है कि उनको टाइम लगेगा। जब तक वो एक काफी काफी लोग मुझे पूछते हैं कि वो देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे क्या। बनेंगे हम्म। तो जरूर, बट 2029 मुझे लग रहा है कि काफी जल्दी हो जाएगा। 2034 में डेफिनेटली चांसेस है।
तो आपने कहा बनेंगे तो ज़रूर, कहीं न कहीं पे उनके लिए भी एक 100% पॉज़िटिव बनेंगे। साइन आपने दे दिया है यहाँ पे। बिहार इलेक्शंस की बात कर लेते हैं भावे, क्योंकि इस समय पर सबकी निगाहें वहीं पर टिकी हुई हैं। डेट्स अभी आई नहीं है, नवंबर देखा जा रहा है, लेकिन शायद अक्टूबर तक भी डेट्स दिखाई देती हैं। करेक्ट। क्या लगता है आपको इस बार बिहार इलेक्शंस में, मेरा सबसे पहले बहुत सीधा सवाल रहेगा, किसकी सरकार बनती हुई नज़र आती है आपको? सीधा सीधा आपने पूछा है, मैं सीधा ही जवाब दूंगा। इस बार लगता है कि नीतीश कुमार जी का जो 9th टर्म है वो शायद 10th टर्म ना बन पाए। अक्टूबर या नवंबर जब भी बिहार के इलेक्शंस डिक्लेयर होंगे, भावना एक्चुअली जो इलेक्शंस के डेट होंगे ना, वो भी काफी कुछ हमारे कैलकुलेशन में मायना रखते हैं। क्योंकि हमारे पास वो अक्टूबर एंड होगा या नवंबर में होगा, वो इतना एग्जैक्ट डेटा अभी तक फिलहाल नहीं मिल पाया है। बट ऐसा हुँ, लग रहा है कि जो नीतीश कुमार जी की जेडीयू और कांग्रेस, सॉरी बीजेपी, उनकी जो गठबंधन की सरकार है, इस बार उनको स्टेप डाउन करना पड़े। बहुत हो गया, नीतीश कुमार जी ने एक सर्टन उम्र का तकाजा भी है। उनकी डेट हुँ, ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूं तो 1 मार्च 1951 है। नंबर वन, जैसे मैंने कहा कि ये साल 2025 नंबर वन के लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा है। हुँ, मोस्टली इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो इस बार ऐसा लग रहा है कि वो नीतीश कुमार जी से बिहार की चीफ मिनिस्टरशिप जाने वाली है। एंड तेजस्वी यादव, हालांकि वो भी काफी कंट्रोवर्शियल फिगर है। उनके फादर लालू प्रसाद यादव, ऑफ कोर्स ही हैज बीन अ ग्रेट लीडर, बट काफी कुछ बिहार को कह सकते हैं कि स्कैम्स हो या कंट्रोवर्सी हो, उन्होंने भी बिहार का ऐसा लग रहा है कि काफी नुकसान भी करा है, अगर फायदा भी कराया है तो। हुँ, 9 नवंबर 1989 के हिसाब से मैं अगर तेजस्वी अभी यादव की न्यूमरोलॉजी देखता हूँ, तो ये साल भी 2025 नंबर 9 मार्च के ऊपर है। तेजस्वी यादव खुद भी नंबर 9 है, स्कॉर्पियन है, अगेन ही इज रूल्ड बाय नंबर 9। अगर मुझे लगता है कि और अच्छे से अगर वो अपने जनता को आश्वासन अगर दे सकते हैं कि वो वाकई इस बार मेहनत करेंगे, तो तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बन सकते हैं। डेप्यूटी हुँ। बन चुके हैं, मगर इस बार ऐसा लग रहा है कि अगर पावर में आए तो वही चीफ मिनिस्टर के लिए सबसे राइट कैंडिडेट होंगे। भाविक, ये तो आपने बात की इंडिविजुअल कुंडलीज़ की भी, क्योंकि हालाँकि अभी तक डेट्स नहीं आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंडिविजुअल कुंडलीज़ के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि किसका पलड़ा भारी दिखाई देता है। एक और नाम है यहाँ पे, प्रशांत किशोर, जो कि बहुत, मैं ये कहूँगी बहुत हिडन तरीके से अपना जो रोड मैप प्लान है वो चला रहे हैं। प्रशांत किशोर का क्या लगता है आपको? बिहार इलेक्शंस में इनकी भूमिका कैसी रहेगी? प्रशांत किशोर मुझे लगता है कि बहुत ही छुपे रुस्तम है। हमने काफी कुछ कोशिश करी, भावना की उनकी डेट ऑफ बर्थ हम गूगल से निकाले, बट हुँ, तो ज्यादा डेटा नहीं मिल पाया है। शायद 1976 या 77 बॉर्न है, वैसा लग रहा है। एंड ऑफ कोर्स एक आध वेबसाइट पे हमने उनकी डेट ऑफ बर्थ जानने की कोशिश करी, तो हम एकदम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते, मगर 20 मार्च 1977 ये उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर मान के चलते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ही इज अ ग्रेट प्रिडिक्टर। हमने देखा भी है उनके काफी कुछ लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के जो भी प्रिडिक्शंस है किसी भी पार्टी को लेकर, वो काफी एक्यूरेट रहे हैं। ही इज बीन अ बैंग ऑन टारगेट। मैं तो प्रशांत किशोर जी को कहना चाहूंगा कि आप पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं। उनकी अगर डेट ऑफ बर्थ में 20 मार्च 1977 देखता हूँ, तो एक हुँ, अच्छे ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर बनने के पूरे पूरे गुण है प्रशांत किशोर जी में। तो वो अच्छा। एक बहुत ही अच्छे एक फिलैंथ्रोपिस्ट बन सकते हैं, एक सोशल सर्वेंट बन सकते हैं सोशल सर्विस को लेकर। और वो खुद भी आज की तारीख में कह ही रहे हैं कि उनको सिर्फ लोगों की सेवा करने में रस है। वो शायद अगर जीत भी जाते हैं कि उनकी जन सूरज पार्टी, तो शायद हुँ, वो चीफ मिनिस्टरशिप का जो एक कुर्सी है वो शायद वो भी ना अपनाए। बट जीतना ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है नामुमकिन है। ऑफ कोर्स थोड़ी सीट्स जरूर लेके जाएंगे, बट उनका जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। हो सकता है कि इसके बाद वाले इलेक्शन में अगर वो ज्यादा ईमानदारी से या ज्यादा मेहनत से अगर वो आगे अपना प्रचार करेंगे, तो वो हुँ, शायद नेक्स्ट टर्म में इलेक्ट हो जाए इस बार। मगर जरूर उनकी जो एक पॉजिटिविटी है वो हुँ। काफी लोगों को पसंद आ रही है।
मगर जीतने के आसार थोड़े कम ही नजर आ रहे हैं। भाविक, आपने यहाँ पे नीतीश कुमार का ज़िक्र किया था। नीतीश कुमार का गठबंधन जो है, ख़ास तौर पे बीजेपी के साथ, इसको किस तरह से देखते हैं? बिहार इलेक्शंस में भी एक मुख्य भूमिका है इनकी, लेकिन अगर हम बीजेपी के साथ गठबंधन की बात करें, ये कितना लॉन्ग लास्टिंग आपको दिखाई देता है? सी अगर मैं सिर्फ मोदी जी और नीतीश जी के बीच में अगर एसोसिएशन देखता हूँ, तो हुँ, क्योंकि मोदी जी का 17 सितंबर उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, और नीतीश हुँ, जी की जो 1 मार्च है, तो नंबर 1 और 8 का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा माना जाता है न्यूमरोलॉजी में। मुझे नहीं हुँ, लगता है कि कभी भी नीतीश जी कुर्सी के लिए, या हालांकि वो कर चुके हैं इसके पहले, कभी मोदी जी को या बीजेपी को धोखा देंगे। इस बार अगर वो सरकार जीतती है, प्रॉब्लम हुँ, वही है ना कि भावना की आजकल जिस तरह से ऑपोजिशन काफी ब्लेम गेम कर रही है कि वोटों की चोरी हो रही है, तो हुँ, कभी कभार ऐसे ऐसा लगता है कि वो, हालांकि कहने में अच्छा नहीं लगता है कि हम प्रिडिक्शन कितना भी कर ले, अगर ये ऑलरेडी अगर फिक्स हो चुका है या कुछ मैनिपुलेट अगर वो लोग किसी भी ओर से कोई भी पार्टी कर रही है, तो सारे प्रिडिक्शन धरे के धरे रह जाते हैं। मगर नीतीश कुमार जी का और मोदी जी का जो एक एसोसिएशन है, वो काफी स्ट्रांग है। ऐसा नहीं हुँ, लग रहा है कि भाई अगर एक बार फिर से जैसे जैसे वो करा था नीतीश जी ने इसके पहले, कि वो आरजेडी के साथ जुड़ गए थे, और फिर वापस वो पलटी मार के फिर वापस वो जुड़ गए मोदी जी के साथ या बीजेपी के साथ। इस बार नीतीश जी अगर हारे, तो अपने ही जो बलबूते पे हारेंगे। वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि फिर से आरजेडी के पास जाए और फिर चीफ मिनिस्टरशिप मांगे। अब ये बंधन तो मुझे लग रहा है कि जिंदगी भर उनका टिका रहेगा, जीत हुँ, या हार जो भी हो जाए। हुँ। भाविक, अगर हम राहुल गांधी के बारे में आपने ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के क्या आसार दिखाई देते हैं बिहार इलेक्शंस में? काफी कुछ इम्पोर्टेंट रोल है, मगर प्रॉब्लम वही है कि तेजस्वी यादव की डेट ऑफ बर्थ, जैसे हमने पहले ही आपसे शेयर करी भावना, कि 9 नवंबर, और राहुल गांधी जी का 19 जून। तो वन हुँ, एंड 9 का जो कॉम्बिनेशन है, हालांकि वो लोग हम देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा वो लोग ने जो इतने दिनों से प्रचार कर रहे हैं, कुछ 1300 किलोमीटर जीप से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, और अपने जनता के बीच में जा रहे हैं। अगर हुँ, वो लोग ऑन द फेस अपनी कितनी भी फ्रेंडशिप दिखा दे, एसोसिएशन दिखा दे, हुँ, एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो एक कॉम्बिनेशन है, वो अच्छा नहीं है। कि ऐसा लग रहा है कि नंबर 1 राहुल गांधी के लिए अगर कोई घातक नंबर है, तो वो नंबर 9 यानी कि तेजस्वी यादव का हो रहा है। अगर मैं तेजस्वी यादव को अगर मैं बोलूं कि आपको अगर किसी नंबर से बहुत ज्यादा सतर्क रहना है या सावधान रहना है, तो वो हो जाएंगे नंबर 1, 4 एंड 5। तो नंबर 1 में राहुल गांधी आ जाएंगे। तो प्राइमा फेसी, हालांकि वो लोग कितनी भी अपनी दोस्ती या एसोसिएशन दिखा दे, हुँ, न्यूमरोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा कमजोर लग रहा है। तो ऐसा ना हो कि भाई तेजस्वी यादव अगर एक बार पावर में आ भी जाते हैं, तो राहुल हुँ, गांधी और उनके बीच में कुछ मनमुटाव या झगड़ा शुरू हो जाए। और इसलिए मैंने कहा कि 2026 में अगर तेजस्वी यादव अगर समझो ये बिहार इलेक्शन जीत जाते हैं, तो उनको राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ ही काफी मनमुटाव और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये हुँ। अभी फिलहाल ऑन द फेस जितनी दोस्ती दिखा रहे हैं, उनकी दोस्ती में दरार तो आनी है, वो बात पक्की है। लेकिन राहुल गांधी के लिए मुझे लगता है आपने जितनी भी स्टेटमेंट्स दी हैं ना, वो इनके लिए आने वाले फ्यूचरिस्टिक अगर व्यू पॉइंट से देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रही हैं। मुझे लग रहा है बिल्कुल। हर जगह ठीक-ठाक कॉम्पिटिशन तो दे ही देंगे। अगर सत्ता में ना भी आए, तो ठीक-ठाक कॉम्पिटिशन तो देंगे ज़रूर अपने कॉम्पिटिटर्स को। यस यस, बिल्कुल। सी नंबर 1 है, 19 जून के हिसाब से राहुल गांधी सूर्य से प्रभावित है, वो हार हुँ, मानने वालों में से नहीं है। हुँ, काफी लोगों को पूछा भी गया है कि भाई ऐसे कौन से पॉलिटिशियन है आज की तारीख में इंडिया में, भारत में, जिनमें इतनी सहनशीलता हो, लोग हुँ, उनके पीछे उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनके ही पार्टी के लोग, या ऑफ कोर्स ऑपोजिशन, या बाकी की अगर हम जनता की बात करें, मीम्स हुँ, चलते रहते हैं या जो भी है, लोग उन पे पहले पीठ पे हंसते थे, अब कभी कभार उनके मुंह पे ही हंस के चले जाते हैं। बट राहुल हुँ, गांधी इज हियर टू स्टे। तो आज नहीं तो कल अपना डंका बजवाएंगे।
एंड बीजेपी की कोई ऐसी कोई गलती फ्यूचर में होगी जिसकी वजह हम्म, से उनको हार का भी सामना करना पड़ेगा। एक दुनिया का उसूल है भावना कि कोई भी पार्टी या कोई भी जन जिंदगी भर के लिए तो पार्टी रूलिंग पार्टी में नहीं रह सकता है। तो राहुल हम्म। गांधी का वक्त आएगा और वो अच्छे से अपना एक टर्म है वो पूरा भी करेंगे। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो भाविक, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर पॉलिटिक्स, लेकिन मुझे लगता है आप थोड़ा ग्लैम फैक्टर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे बॉलीवुड की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप बॉलीवुड के लिए रिव्यूज देते हैं अलग अलग अपकमिंग मूवीज के लिए। अ, अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आने वाली है अक्षय कुमार की, जॉली LLB 3। पहला और दूसरा पार्ट डेफिनेटली लोगों को निराश नहीं किया था, लेकिन अब थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। जॉली LLB 3 से क्या लग रहा है आपको? या मुझे लोग ज्यादातर बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर ही कहते हैं भावना, जैसे कि आप जानते हैं, क्योंकि काफी सेलिब्रिटीज जो है हमारे क्लाइंट हैं। एंड देन हम रिव्यूज भी करते रहते हैं पर्सनल लेवल के ऊपर। जहां तक आपने जॉली LLB 3 की बात करी है, फिल्म की रिलीज डेट 19 सितंबर 2025 को कंफर्म हो चुकी है। नंबर हम्म, 1 अगर हम देखें तो वो उस दिन काफी पॉजिटिव नंबर है। अगर हम हम रिलीज डेट का भी अगर टोटल देखें, हमने फिल्म हम्म, की रिलीज डेट भी जो डिक्लेयर हो चुकी है 19 सितंबर 2025। नंबर हम्म, 1 से वो दिन प्रभावित है। अगर वो रिलीज डेट का मैं टोटल भी देखता हूँ भावना, तो वो हम्म, 19 नवंबर 2025 फिर से दोबारा नंबर 1 के ऊपर एडअप हो रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जॉली LLB 3 इस टाइटल का वाइब्रेशन 26 यानी कि 8 नंबर के ऊपर वाइब्रेट हो रहा है। हम्म, 8 एंड नंबर 1 सूर्य, उनका एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है एज पर न्यूमरोलॉजी। अगर हम अक्षय कुमार की भी डेट ऑफ बर्थ देखें तो 9 सितंबर 1967, अभी हाल फिलहाल में ही उन्होंने अपना 58th ईयर कंप्लीट करके 59th ईयर में प्रवेश कर चुके हैं। अगर हम हम्म, उनका भाग्यांक भी देखें अक्षय कुमार जी का, तो नंबर 5 आ रहा है। मुझे लगता है कि उनके लिए अपनी सबसे बढ़िया बर्थडे गिफ्ट उनको मिलने वाली है। जॉली LLB 3 मुझे लगता है हिट नहीं सुपर हिट साबित हो सकती है। मगर मुझे लगता है कि एक अंडरडॉग जो अरशद वारसी है, हम्म, इनफैक्ट ये फ्रेंचाइज अरशद वारसी ने ही शुरुआत करी थी डायरेक्टर सुभाष कपूर जी के उनके निर्देशन में। तो अरशद वारसी जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त और क्लाइंट भी है, वो भी हम्म, 19 अप्रैल उनके डेट ऑफ बर्थ है। और क्योंकि रिलीज डेट भी 19 है, मुझे लग रहा है कि अरशद वारसी भी इतनी ही तारीफ बटोरेंगे। अक्षय कुमार का डेफिनेटली एक स्टार फैक्टर है, करिश्मा है अलग ही लेवल का। बट मुझे हम्म, लगता है कि दोनों मिलकर ऑडियंसेस को इतने हंसाने वाले हैं और इतना एंटरटेन करने वाला है। जॉली LLB 3 के साथ वैसे भी लोगों को एक टीजर पसंद आया है, बट इट हम्म। इज ऑन द वे टू बिकम द मोस्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट टॉप 5 ब्लॉकबस्टर्स ऑफ द ईयर। तो मैं वाह। काफी कुछ उम्मीद लगा चुका हूँ इस मूवी से। हम्म। या वैसे भी एंड आई होप कि जॉली एल एल हाँ, बी थ्री बहुत ज्यादा बॉक्स ऑफिस पे धमाका साबित हो। वैसे भी अरशद वारसी बहुत समय बाद अपना कमबैक कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जॉली LLB 3 जो है वो डेफिनेटली लोगों के लिए एक काफी हद तक एक गुड न्यूज लेकर के आएगी। लेकिन अब बात एंड कर आजकल हम देख भी रहे हैं भावना की बॉलीवुड में कोई भी फिल्में ढंग से नहीं चल रही है। एक सैयारा को छोड़ दे तो ऐसा लग रहा है कि काफी टाइम से हमने बॉक्स ऑफिस पे काफी एक ड्राई स्पेल देखा है। एंड वो जॉली LLB 3 के साथ ऐसा लग रहा है कि वो एक ड्राई स्पेल खत्म होने के कगार पे है। बात कर लेते हैं भाविक, कंतारा की, जो मुझे लगता है एक माइथोलॉजिकल सीक्वल है, और कहीं ना कहीं पे लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। कंतारा को लेकर के आपके क्या रिव्यूज रहेंगे? कंतारा टाइटल अगर मैं देखता हूँ तो वो 16 नंबर यानी कि नंबर 7 केतु के नंबर के साथ नेपच्यून के साथ जुड़ा हुआ है, विच इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव। जब ये पहला पार्ट आया था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फिल्म इतना बड़ा धमाका कर देगी। पीपल हैड नो एक्सपेक्टेशंस और वो फिल्म ने काफी अच्छा बिजनेस करा। ऑफ कोर्स कन्नड़ फिल्म है तो साउथ में तो करा ही करा, मगर हिंदी में भी काफी लोगों ने पसंद किया उस पिक्चर को। एंड फाइनली जो उनका ये फिल्म का प्रीक्वल है, सीक्वल नहीं है, कंटारा अ लेजेंड चैप्टर 1, जो रिलीज होने वाला है 2 अक्टूबर को। नंबर 2 इज नेपच्यून, चंद्र का नंबर है। न्यूमरोलॉजी में नंबर 2 और नंबर 7 को ट्विंस माना जाता है भावना। तो कंटारा टाइटल नंबर 7 के ऊपर एडअप हो रहा है। फिल्म की रिलीज डेट 2 अक्टूबर है, विच इज ऑल्सो नंबर 2।
एंड अगर मैं फिल्म के जो मेन लीड है ऋषभ शेट्टी, अगर उनकी हम्म। डेट ऑफ बर्थ देखूं तो वो 7 जुलाई 1983 है। ही इज अ कैंसेरियन रूल्ड बाय अगेन 2 and 7, नंबर 7 के तो प्राइमरीली वो व्यक्ति है ही। मुझे लगता हम्म। है कि जॉली LLB 3 के बाद बैक टू बैक 2 ही हफ्ते में एक और फिल्म कंटारा अ लेजेंड चैप्टर 1 मुझे लगता है कि बॉक्स ऑफिस पे धमाका साबित होने वाली है। जो लोग हम्म। फर्स्ट पार्ट को एंजॉय करे हैं उनको सेकंड पार्ट भी उतना ही पसंद आने वाला है। एंड क्योंकि एक ब्रांड हो गई है कंटारा, तो ऐसा लग हम्म। रहा है कि एक नए ऑडियंस भी जिन्होंने शायद फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो भी जुड़ेंगे। तो इट इज ऑल्सो ऑन द वर्ज, क्योंकि गांधी जयंती की छुट्टी वाला दिन है, इट्स नेशनल हॉलीडे। तो मुझे लगता हम्म। है कि ये फिल्म बहुत ज्यादा बिजनेस करेगी बॉक्स ऑफिस के ऊपर। भाविक, एक और प्रिडिक्शन आपसे चाहूंगी। स्त्री 2 ने सबका दिल जीता, और अब रश्मिका मंदाना स्टारर थामा की बात कर लेते हैं। यस, इस जरूर। मूवी को लेकर के आप क्या प्रिडिक्शंस रहेंगी आपकी? बहुत बड़ी पिक्चर है भावना। मैडॉक फिल्म्स के बैनर के तले ये बनी है। एंड दिवाली की रिलीज है, तो दिवाली कोई भी साल में अगर हम देखें, दिवाली है या ईद है या क्रिसमस है, काफी बड़ी फिल्मों के लिए रिजर्व्ड होता है। एंड देन इस बार जो थामा रिलीज होने वाली है, हालांकि वो हम्म। लोग ने ऑफिशियली डेट डिक्लेयर नहीं करी है, बट 99% फिल्म 21 अक्टूबर 2025, दिवाली के एक दिन बाद एंड हिंदू नववर्ष के एक दिन पहले बीच का जो दिन रहेगा उसमें रिलीज हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली मुझे काफी दुख हो रहा है ये बोलने में कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कोई भी धमाका नहीं कर पाएगी। इस बार की बॉलीवुड की दिवाली काफी फीकी होने वाली है। प्योरली अगर मैं देखता हूं तो रिलीज डेट अगर हम 21 अक्टूबर 2025 को जोड़ते हैं तो उसका टोटल नंबर 4 हो रहा है। 21 के हिसाब से तो प्राइमरीली नंबर 3 जुपिटर का है ही। एंड जो थामा टाइटल है वो नंबर 6 यानी कि 15 नंबर के ऊपर एडअप हो रहा है, जो न्यूमरोलॉजी में काफी खराब माना गया है। प्लस अच्छा। अगर मैं फिल्म की मेन लीड आयुष्मान खुराना की बात करूं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 14 सितंबर है, जो नंबर 5 के व्यक्ति है। नंबर 5 के लिए जनरली कहा जाता है कि नंबर 3 काफी घातक साबित होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और क्योंकि रिलीज डेट 21 अक्टूबर है, नंबर 3 है, तो आयुष्मान के लिए भी ये सेटबैक से कम नहीं होगा। रश्मिका मंदाना आजकल तो उनके ऐसा लग रहा है कि जो सितारे हैं वो बुलंद है, बट इवेंचुअली इट इज अ फिल्म विच इज डोमिनेटेड बाय द मेल लीड, जो आयुष्मान खुराना है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। तो 5 अप्रैल डेट ऑफ बर्थ है रश्मिका के लिए भी, जस्ट लाइक आयुष्मान, शी इज ऑल्सो नंबर 5। और नंबर 3 जैसे 21 अक्टूबर नंबर 3 का जो डेट है रिलीज डेट, वो रश्मिका के लिए भी अच्छा साबित नहीं हो सकता है। तो हम्म। अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है कि एक मैडॉक फिल्म्स की जो एक सक्सेसफुल स्ट्रीक जो चल रही है, स्त्री है या मुंजिया है या भेड़िया है, उसमें एक रोड़ा साबित हो सकती है थामा। मैंने काफी कुछ इस फिल्म को रिलीज डेट भी हमने कैलकुलेशन करने की कोशिश करी कि शायद एक दिन पहले 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन रिलीज होती है, या 22 हम्म। अक्टूबर हिंदू नव वर्ष के दिन भी रिलीज होती है। बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि बॉक्स ऑफिस पे यही हाशर होगा। The film will definitely underperform at the box office. भाविक, दो और मूवीज के मैं यहाँ नाम लेना चाहूंगी। एक तो धुरंधर और दूसरी अल्फा। दोनों के Yes. लिए आप क्या प्रेडिक्शंस करना चाहेंगे? धुरंधर एज ऑफ नाउ भावना 5 दिसंबर 2025 को रिलीज डेट तय हो चुकी है। हम्म। अगर टाइटल देखा जाए तो काफी दमदार है धुरंधर, यानी कि स्टॉलवर्ट जिसे हम इंग्लिश में भी कह सकते हैं। नंबर हम्म। 8 35 नंबर के ऊपर एडअप हो रहा है। शनि का नंबर है। ये ऐसी टाइटल है कि, या अगर टाइटल की वाइब्रेशन की बात करें भावना, कि या आर या पार, देर इज नथिंग इन बिटवीन। मगर अगर अच्छा। हम एक्टर्स की बात करते हैं, अगर रणवीर सिंह की डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है 6 जुलाई 1985 के हिसाब से, ही इज अ नंबर 6। और हम्म। 5 नंबर है 5 दिसंबर, उनके साथ उनका कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ रहा है। अगर हम संजय दत्त जो विलन है मेरे हिसाब से फिल्म में, तो 29 जुलाई नंबर 2 से प्रभावित है। नंबर 2 और नंबर 5 का भी कॉम्बिनेशन गलत है। आर माधवन जो एक एक पैरेलल लीड प्ले कर रहे हैं, उनका 1 जून है, तो वो भी नंबर 5 दिसंबर के साथ उनका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। अक्षय हम्म। खन्ना जो 28 मार्च को उनकी डेट ऑफ बर्थ है, वो भी अनफॉर्चुनेटली वो 5 दिसंबर के साथ उनके वाइब्रेशन नहीं बैठ रहे हैं। अर्जुन रामपाल जो शायद फिल्म के विलन है,
26 नवंबर 1972 के हिसाब से देखें तो वो भी 5 नंबर के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। इट्स मोर ऑफ अ मेल डोमिनेटेड एक्शन ओरिएंटेड फिल्म। फिल्म हम्म। के डायरेक्टर जो आदित्य धार है, काफी टैलेंटेड डायरेक्टर है। उरी जैसे फिल्म बनाई, सेक्शन 370 बनाई, तो काफी सक्सेसफुल रह चुके हैं इन द पास्ट। उनकी भी डेट ऑफ बर्थ अगर मैं देखूं तो 12 मार्च है, और उनके लिए अगर कोई घातक नंबर है तो वो नंबर 5 होता है। हम्म। अनफॉर्चुनेटली फिल्म को 5 दिसंबर को रिलीज कर रहे हैं, तो धुरंधर मुझे लगता है बॉक्स ऑफिस पे रह जाएगी। अगर प्रोड्यूसर सुन रहे हैं, अगर फिल्म को एक हफ्ता लेट रिलीज करते हैं 12 दिसंबर को, तो हो सकता है कि फिल्म का भविष्य थोड़ा सुधर जाए। बट एज ऑफ नाउ लग रहा है कि ठीक है, थोड़ी बहुत मेट्रो सिटीज में फिल्म चल गई तो चल गई, बट छोटे शहरों की अगर हम बात करें, 2 टायर 3 टायर सिटीज में, BNC क्लास सेंटर्स में, तो फिल्म बिल्कुल अंडर परफॉर्म करेगी, रह जाएगी। ओके, अल्फा की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। यशराज फिल्म्स के तले अगर हम बात करें तो वॉर 2 का तो झटका उनको लगा ही है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वॉर 2 इतनी अंडर परफॉर्म करेगी। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर जैसे सुपरस्टार्स होने के बावजूद भी फिल्म ने बिल्कुल बॉक्स ऑफिस में पानी भी नहीं मांगा, यानी कि ओपनिंग भी नहीं लगी है भावना, जैसे हम देख चुके हैं। अल्फा, उनकी भी एक जो उनकी स्पाई यूनिवर्स है उसमें फीमेल ओरिएंटेड एक फिल्म है। अल्फा अगर हम टाइटल देखते हैं तो 18 नंबर के ऊपर, यानी कि 9 नंबर के ऊपर एडअप हो रहा है। ये जो साल है 2025, वो भी नंबर 9 के ऊपर एडअप हो रहा है, मगर फिल्म की जो रिलीज डेट है क्रिसमस के दिन होगी भावना, 25 हम्म। दिसंबर 2025, जो फिल्म के वाइब्रेशन के साथ बिल्कुल मिसमैच है। प्लस अगर हम आदित्य चोपड़ा का भी अगर लक देखें तो ही इज ऑल्सो बोर्न ऑन द 21 मई, यानी कि नंबर 3 के व्यक्ति है। नंबर हम्म। 3 के लिए अक्सर नंबर 1 यानी कि नंबर 1 घातक साबित होता है। आदित्य चोपड़ा जी अपने 54th ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, 5th ईयर में उनका प्रवेश हो चुका है। तो ऐसा लग रहा है कि आदित्य चोपड़ा का खुद का लक, और अगर हम फिल्म की वाइब्रेशन देखें और फिल्म का रिलीज डेट देखें, कंप्लीटली मिसमैच है। अनफॉर्चुनेटली यशराज फिल्म्स के लिए वॉर 2 के बाद एक और फ्लॉप का सामना उनको करना पड़े, अल्फा नाम की फिल्म से। हालांकि फिल्म की हम्म। एक मेन मेन फीमेल लीड है आलिया भट्ट। उनका डेट ऑफ बर्थ में देखता हूं तो 15 मार्च 1993 है, और वो अपने 33rd ईयर में है। आलिया भट्ट की तारीफ ही तारीफ होगी। हमने देखा है कि उनकी जो कमजोर फिल्में हैं वहां पे भी आलिया भट्ट ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दरी है। मगर हम्म। अनफॉर्चुनेटली अगर फिल्म नहीं चलती है तो हर एक आर्टिस्ट को नुकसान होता है। शर्वरी वाघ जो उनके साथ पैरेलल लीड में है, फीमेल लीड में, उनकी अगर डेट ऑफ बर्थ में देखता हूँ भावना, तो वो 14 जून यानी कि नंबर 5 नंबर मर्क्यूरी से प्रभावित है। तो उनके लिए भी ये रिलीज डेट मैच नहीं हो पा रही है। एंड आलिया भट्ट डेफिनेटली उनको ओवर पावर करेगी ही करेगी। तो एट ए पर्सनल लेवल एज एन आर्टिस्ट, आलिया भट्ट को काफी तारीफ मिलेगी। मगर फिल्म की अगर हम बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें, क्रिसमस और नए साल का इतना स्ट्रॉन्ग वीकेंड होने के बावजूद भी फिल्म कहीं ना कहीं निराश ही करेगी बॉक्स ऑफिस पे। भाविक, मुझे लगता है अगर प्रोड्यूसर्स सुन रहे होंगे तो आई होप कि वो लोग अपनी रिलीजिंग डेट्स जो हैं वो चेंज करें। बिल्कुल, अदर। अगर हम अल्फा के प्रोड्यूसर्स को यानी कि आदित्य चोपड़ा जी को एक सुझाव देना चाहे अपने तरफ से, तो फिल्म अगर एक दिन पहले 24 दिसंबर को अगर रिलीज होती है तो हो सकता है कि कुछ हद तक फिल्म को फायदा हो जाए। इनफैक्ट काफी ज्यादा होगा, बिकॉज 24 नंबर 6 का 6 मतलब 6 का वीनस का कॉम्बिनेशन है। आदित्य चोपड़ा के लिए भी नंबर 6 काफी लकी साबित हो सकता है। आलिया भट्ट तो वैसे भी नंबर 15 के हिसाब से नंबर 6 से प्रभावित है ही। तो अगर प्रोड्यूसर सुन रहे हैं तो अल्फा को 25 दिसंबर को रिलीज ना करते हुए अगर 24 दिसंबर को करते हैं, भले फिल्म के प्रीव्यू या कोई स्पेशल स्क्रीनिंग ही रख ले, तो शायद ज्यादा फायदा हो सकता है। बट अदरवाइज शायद 25 को करते हैं तो वो इतना फायदेमंद नहीं साबित होगा। भाविक, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। मुझे लगता है हमने बहुत सारे मुद्दों पे बात की। हमने पॉलिटिक्स पे थैंक यू बात सो की, मच। हमने देश दुनिया पे बात की, एंड बॉलीवुड पे भी बात की। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इट्स बीन अ प्लेजर, मुझे भी काफी मजा आया। एंड मैंने सारे प्रिडिक्शंस अपनी पूरी ईमानदारी से आपके सामने रखे हैं। हो सकता है कि कुछ सही हो, कुछ ना भी सही हो, बट मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में आप कॉन्फिडेंस के साथ, अगर ठोस डेटा के साथ अगर आप प्रिडिक्शन करते हैं तो वो अक्सर सही जाते हैं। तो आई जस्ट होप
कि जो अच्छे वाले पॉजिटिव प्रेडिक्शंस है वो सही जाए, एंड जो कुछ नॉट सो पॉजिटिव या नेगेटिव प्रेडिक्शंस है खास करके हमारी देश और दुनिया के लिए वो गलत साबित हो, बिकॉज हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी देश का, खास करके हमारे भारतवर्ष का, कोई भी नुकसान हो। We hope so too. Thank you so much. Thank you, Bhavna. It's been a pleasure. So that's all for this episode. Stay tuned with us. TOI Mantra. Namaskar.